Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, every year India observed which day on December 24th? And correct answer for this question is National Consumer Right Day. Next question was, which Indian state has maximum number of encroached monuments? And correct answer for this question is Uttar Pradesh. So without wasting any time, let's see what is in the news. This first news is talking about where CPCB reports show fewer polluted river stretches but worst ones remained unchanged. देखिए, हुआ क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से समझ लीजिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब हम सीपीसीबी की बात करते हैं तो 2018 में इन्होंने लगभग 351 ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई करी थी जो कि पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस को बिलोंग करती हैं। जो प्रेजेंट यहाँ पर देखा गया 2022 में, तो ये साइट्स घटकर 311 इनका नंबर आ चुका है। मतलब जो पॉल्यूशन है रिवर्स का वो कम यहाँ पर देखने को मिला है। बट सीपीसीबी ने आगे ये भी यहाँ पर बताया कि जो हमारी मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अभी उनमें पॉल्यूशन हमें कम देखने के लिए नहीं मिला है। तो व्हाट पॉइंट हियर कम्स कि आखिर सीपीसीबी का फाइंडिंग क्या था। देखिए, सीपीसीबी ने ये बताया है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, जिसे हम बीओडी बोलते हैं, वो एक्सीड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी आखिर होता क्या है। देखिए, बीओडी वो अमाउंट है डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, कोई भी वेस्ट है या पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए जो पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ऑर्गेनिक मैटर्स यहाँ पर क्या होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर होते हैं हमारे जैसे सीवेज, पॉल्यूटेंट बॉडीज या वाटर, तो ये यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि द मोर द ऑर्गेनिक मैटर, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या देखने मिलेगा, बीओडी ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। रिजल्ट, अगर बीओडी यहाँ पर ज़्यादा होगा दैट मीन्स द लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, अगर बीओडी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसा होगा, हमें यहाँ पे कम देखने मिलेगा, जो कि मरीन जितने हमारे एनिमल्स हैं, फिशेज हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं देखने मिलेगी। इसी का रिजल्ट है कि हमें किसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बीओडी को यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए, हमें जो वेस्ट वाटर है जो कि पानी में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, उसको सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर सीपीसीबी की रिपोर्ट क्या बोल रही है कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में हम बात कर रहे हैं, पर लीटर अगर 3 मिलीग्राम से ज़्यादा बीओडी होता है, तब उस कंडीशन में हम उसे पॉल्यूटेंट बोल देते हैं। दैट मीन्स अगर बीओडी 3 से कम है तो ये पानी अच्छा है या आउटडोर बाथिंग के लिए गुड है, लेकिन अगर ये 3 से ज़्यादा है दैट मीन्स इट इज़ पॉल्यूटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक शब्द और इस्तेमाल किया गया था विच इज़ स्ट्रेच। तो देखिए, जब किसी भी वाटर बॉडी में 2 या उससे ज़्यादा पॉल्यूटेड लोकेशंस मिल जाती हैं, तब हम इस तरीके के सीक्वेंस को क्या बोल देते हैं, पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। देखिए, आगे ऐसे ही इन्होंने बताया है कि बीओडी को इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज P1 विच मीन्स प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। जहाँ P1 क्या इंडिकेट करता है कि मोस्ट पॉल्यूटेड और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत अर्जेंट कि हमें इसमें कुछ रेमेडी करने की ज़रूरत है। वहीं P2 इंडिकेट करता है कि ऐसी बॉडी का क्या होगा, बीओडी 20 to 30 मिलीग्राम पर लीटर देखने के लिए मिलेगा। सेम गोज विद प्रायोरिटी 5 जो कि 3 to 6 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें देखने मिला है, जो स्ट्रेच है, जो पॉल्यूशन है, वो हमने बहुत हद तक कर्व कर लिया है, लेकिन अभी भी जो हमारी रिवर हैं सिर्फ 311 ही आज की डेट में कैसी हैं, यहाँ पर बची हुई हैं, जो कैसी हैं, अभी पॉल्यूटेड है। ठीक है, इसमें से भी सबसे ज़्यादा नंबर देखिए आपको कहाँ देखने मिलता है, प्रायोरिटी 1, जिसका मतलब क्या है कि आपका
BOD का लेवल कितना है प्रायोरिटी 1 का? 30 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब एक्सट्रीम पॉल्यूटेंट, एक्सट्रीम आउटडोर बाथिंग के लिए तो ये बनी नहीं है। इनका इस्तेमाल करना मतलब पॉल्यूशन को अपने पास बुलाने जैसा है। तो इस तरीके की जो रिवर है वो हमें गुजरात, उत्तर प्रदेश में प्रायोरिटी 1 की संख्या ज़्यादा देखने मिलती है। वहीं अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी हमें ये देखने के लिए मिल जाती है। देन कम्स द मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। चलिए, तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। आपको आपके एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है? तो गवर्नमेंट की जितनी भी इनिशिएटिव है जो वाटर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए लिए गए हैं, जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 या नेशनल रिवर रिजुविनेशन मैकेनिज्म, नेशनल वाटर मिशन 2010, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये आपको डिटेल में पता होने चाहिए। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो 25 दिसंबर आप सभी को पता है उसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के ये को फाउंडर रहे हैं अलॉन्ग विद द लाल कृष्ण आडवाणी। साथ ही हम बात करें तो ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर मोर देन 5 डिकेड्स। साथ ही लोकसभा में ये 10 बार नामित हो चुके हैं और राज्यसभा में 2 बार। साथ ही देखिए, ये 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले 13 डेज के लिए रहे थे 1966 में, देन फॉर अ पीरियड ऑफ 13 मंथ, जो कि 1998 से 1999 का पीरियड था। वहीं फिर फुल टर्म के लिए ये हमारे प्रधानमंत्री बने थे 1999 से लेकर 2004 तक। ठीक है। साथ ही 2015 में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और यहीं से 2015 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। आपके द्वारा लिखी हुई जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं, बुक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने 14th, 15th एंड 16th अगस्त की वीडियोस में और न्यूज़ में। आप हमारी वेबसाइट rawacademies.in पर जा सकते हैं और वहाँ पर डिटेल में से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है बॉम्ब साइक्लोन की। देखिए, बॉम्ब साइक्लोन अभी लगातार न्यूज़ में है। ठीक है, ये हिट करने वाला है ईस्टर्न USA को। चलिए, तो समझ लेते हैं कि आखिर बॉम्ब साइक्लोन पहले होता क्या है। देखिए, बॉम्ब साइक्लोन एक लार्ज, इंटेंस और मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म होता है। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये एक मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म होता है जो कि कहाँ देखने मिलता है? विंटर्स के सीजन में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका जो प्रेशर बनता है वो लो प्रेशर होता है सेंटर की साइड और बाहर बनता है हाई प्रेशर। अब आप देखिए, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये 2 कोल्ड एयर मासेज हैं और यहाँ पर सरफेस वार्म सी सरफेस मास है। ठीक है, सो ये 2 अलग अलग टाइप के एयर फ्रंट्स यहाँ पर टकराते हैं और उसकी वजह से ये जो एयर है ये सर्क्यूलेट होने लगती है। ठीक है, इसको इजी करने के लिए अगर आपको समझाऊं तो एक तरफ से ठंडी हवाएं हैं और एक तरफ से कंपैरेटिवली गर्म हवाएं हैं जो क्या हो रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक फ्रंट का क्रिएट करती हैं और एक दूसरे के आसपास घूमने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट दिखता है वो होता है साइक्लोन का, जिसे हम बोलते हैं बॉम्ब साइक्लोन। देखिए, इसको बॉम्ब क्यों बोलते हैं? ये एक तरीके का हाई अलर्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है, सिग्निफिकेंटली हार्मफुल इम्पैक्ट इसके होते हैं, एसोसिएटेड होता है, बहुत ही बुरा वेदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, लोगों की डेथ हो जाती हैं, थंडर स्टॉर्म यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए, हो क्या रहा है, जब ये 2 डिफरेंट एयर मासेस यहाँ पर मिलते हैं तो ये इस तरीके के बॉम्ब का निर्माण करते हैं। तो इन्हें 2 फ्रंट बोलते हैं। ये फ्रंट्स के मिलने को बोलते हैं हम फ्रंटोजेनेसिस। और क्योंकि यहाँ पर ये बॉम्ब्स मिल रहे हैं, ये आपस में एक स्ट्रेंथनिंग वेदर सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस। ऑलराइट, तो ये कुछ टर्म्स हैं, आप याद रखेंगे।
ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, यार हरिकेन भी तो आता है, लेकिन देखिए यही एक डिफरेंस है। मैंने आपको मिड लैटिट्यूड इसीलिए बताया था। हरिकेन्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं और ये पावर होते हैं बाय द वार्म सी। ठीक है। मोस्टली समर सीजन्स में हमें हरिकेन्स दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम वार्म साइक्लोन की बात करें तो ये जो ठंडे महीने होते हैं वहाँ पर ये दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जब एक कोल्ड एयर मास और एक वार्म एयर मास आपस में मीटिंग करते हैं तब ये यहाँ पर फॉर्म होते हैं। चलिए, तो इनकी बात करें तो मेजरली जो हमें ये कहाँ देखने मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक और साथ ही मेडिटेरियन सी के आसपास हमें इनका फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है कोरल रीफ्स के प्रोटेक्शन के लिए। ये आर्टिकल समझने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि आखिर कोरल्स होते क्या हैं। तो देखिए, आप याद रखेंगे कोरल्स मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी क्या होती है, जिनकी स्पाइन नहीं होती। ठीक है। अब ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर हैं प्लैनेट के। साथ ही अगर हम इनकी बात करें, हर कोरल के पास, अगर ये कोरल है तो इनके अंदर एक पॉलिप होता है और इस पॉलिप के साथ 1000 पॉलिप्स होते हैं जो कि एक साथ एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोरल रीफ। ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। कोरल के साथ आपको पता है कोरल हमें अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं, सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। तो ये कलर जो डिपेंड होता है, ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसके साथ, जूजेंथिले के साथ, जिसकी वजह से इनका ये कलर हमें दिखाई देता है। क्या सिम्बायोटिक रिलेशन है जी? देखिए, जूजेंथिलेन को खाना प्रोवाइड करता है, एज ए रिजल्ट कोरल के जो शेल्स हैं वो इनको एक होम प्रोवाइड करते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वेयर दे कैन सर्वाइव। ठीक है। अब देख लीजिए, पॉइंट ये आ जाता है कि भाई कोरल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये मरीन लाइफ का ना इंडिकेटर्स होते हैं। अगर पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसी सिचुएशन में कोरल्स हमारे सरवाइव नहीं कर पाते, है ना। और रिजल्ट क्या होने लगता है, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो कोरल्स की ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है। तो दीज इंडिकेट्स कि भाई क्या हो रहा है, हमें पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या शायद जो रन ऑफ और पॉल्यूशन है ओशन वाटर बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं आपके क्लाइमेट चेंज के और मरीन लाइफ के। तो देखिए, ये आर्टिकल यहाँ पर बात ही इस बारे में कर रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, विच इज़ द लार्जेस्ट वन, यहाँ पे सक्सेसफुली एक ट्रायल कंडक्ट की गई है, जिसमें क्या किया गया है कि इन कोरल्स के जो लार्वा हैं उनको स्टोर किया गया है ना। अब रिजल्ट क्या होगा, अगर लार्वा स्टोर कर लिया आपने, दैट मीन्स आप उसे कभी भी री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, साइंटिस्ट को क्या आइडिया आया कि यार हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो ये बता रहे हैं लास्ट 7 सालों की अगर हम बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ में ही अकेले 4 बार ब्लीचिंग इवेंट्स हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। ठीक है। जिसमें से एक साल था जो लानीना फिनोमिना से भी रिलेटेड था। रिजल्ट क्या है, दैट मीन्स टिपिकली ब्रिंग कूलर टेम्परेचर। अब हुआ क्या, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें कोरल को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। कैसे? इन्होंने बोला कि क्रायो मैश के थ्रू। ठीक है। देख लीजिए क्रायो मैश आखिर होता क्या है। देखिए, बात यहाँ पे की जा रही है, जब हम क्रायो मैश की बात करते हैं तो एक स्पेशल फैब्रिकेटेड मैश यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू सबस्ट्रेन इन क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रोज़न कोरल्स हैं उनको यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है, उनके लार्वा को स्टोर किया जा सकता है कितने टेम्परेचर पे, एट -196 डिग्री तक यहाँ पर उन्हें सेव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैश टेक्नोलॉजी। और किसी भी टाइम हम इन्हें क्या कर सकते हैं, री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, देखिए इस मैश टेक्नोलॉजी का, मैश टेक्नोलॉजी की वजह से ये बताएगा हमें कि अगर हम मैश टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोरल्स को प्रिजर्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इन नियर फ्यूचर हम और भी इस तरीके की इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो भी हमारे इम्पैक्ट जिन जिन जगह पर हो रहा है, या जो भी हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म है या बायोडाइवर्सिटी पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको भी हम भविष्य में सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है,
कि ये क्रायो मैश टेक्नोलॉजी क्या होता है, हमने समझ लिया। ये एक स्पेशल फैब्रिकेटेड मैश यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू सब स्ट्रेस इन क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये लाइट वेटेड होता है और बहुत ही चीप तरीके से इसका आराम से इसका मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जो कि कोरल्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, तो ये तो था आर्टिकल का क्रक्स। आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट पेपर में इसका यूज़ कर सकते हैं। कोरल्स में आप इस टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि क्रायोजेनिकली फ्रोजन कोरल्स अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो ये क्या है, दैट मीन्स आर लेटर री इंट्रोड्यूस टू द वाइल्ड बट द करेंट प्रोसेस इज नोन एज क्रायोजेनिक। ठीक है, साथ ही यहाँ पर क्रायोमैश क्या है, तो ये एक तरीके का मैन्युफैक्चर्ड और सब्सटेंस है जिसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रायोमैश की हेल्प से इन कोरल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, कोरल के लार्वास को एट -196 डिग्रीज पर। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, राइट टू रिपेयर पोर्टल को समझने के पहले देख लेते हैं न्यूज़ किस बारे में बात कर रही है। इन्होंने बोला है कि राइट टू रिपेयर पोर्टल कहाँ पे काम आएगा, उन मैन्युफैक्चर के लिए जो क्या करेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे ठीक किया जाए उससे रिलेटेड मैनुअल्स वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सो दैट कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा कि वो भाई या तो ऐसे प्रोडक्ट्स को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी से रिपेयर करवा सकते हैं, रादर कि जो इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चर है, फैक्चरिंग यूनिट है, उन पर डिपेंडेंसी बनाने की जगह। चलिए, तो समझ लेते हैं राइट टू रिपेयर क्या है। तो राइट टू रिपेयर एक गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है दैट इंटेंडेड टू अलाउ कंज्यूमर the ability to repair and modify their own consumer electronic device। ठीक है, क्यों, यहाँ पर किसी पर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाने के लिए इसको लेकर आया गया है। अगर हम इसके ओरिजिनलिटी की बात करें तो देखिए, ये आइडिया जो है ये यूएसए से आया, जहाँ पर मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 आया था, है ना। उसी के बेसिस पर इंडिया ने अभी राइट टू रिपेयर यहाँ पर लॉन्च किया है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि आखिर राइट टू रिपेयर की आवश्यकता या हमें ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी। देखिए, आमतौर पे जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने डिज़ाइंस को या स्पेयर पार्ट के ऊपर उनका एक पूरा राइट होता है। रिजल्ट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एक कस्टमर है उसके पास राइट टू चूज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि अगर उसका पर्टिकुलर एक कोई पार्ट ख़राब हो गया डिवाइस का तो वो उसके लिए क्या करे। साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वारंटी कार्ड में तो लिखा होता है कि आप क्या करेंगे, अगर ऑथराइज जगह से आप रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट कहीं से कोई इलेक्ट्रॉनिक है, सपोज वो ख़राब हो जाता है और अगर आप गैर मान्यता प्राप्त संगठनों से या फिर अनऑथराइज्ड यूनिट से अगर आप इसे रिपेयर कराते हैं तो आपको जो यहाँ वारंटी दी गई है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही अब कंपनीज क्या करती हैं, मैनुअल्स रिलीज करने से बचती हैं। कौन से मैनुअल, जिनमें ये मेंशन होता है कि अगर एक कंज्यूमर की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ख़राब हो जाती है तो वो उसे घर पर ही आसानी से कैसे सही कर सकता है। क्यों भाई, आपकी डिवाइस ख़राब होगी तो अल्टीमेटली आप कंपनी के पास जाएंगे, और अगर आपने वारंटी में जो चीज़ें कवर हो रही हैं वो ख़राब की है तो भाई वो तो सुधर जाएगी। लेकिन जो चीज़ें वारंटी की नहीं हैं और वो ख़राब होती हैं तो यू हैव टू पे टू द कंपनी। तो अल्टीमेटली ये इनके लिए विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, साथ ही इस तरीके की राइट टू रिपेयर की और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये जो एक मोनोपॉली चली आ रही है ना, प्रोड्यूसर्स की, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ी। साथ ही देखिए, इंडिया ने अभी ही लाइफ मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो उसके लिए भी हमें रीयूज़ और रिसाइकलिंग की ज़रूरत है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ानी है जिनका रीयूज़ या रिसाइकलिंग की जा सके, जिससे क्या होगा, जो हमारा ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो कचरा भरना बंद हो, साथ ही कंज्यूमर की मनी बच सके, और जो हमारे छोटे छोटे यूनिट हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, रिपेयर शॉप हैं, उनको भी यहाँ पर बूस्ट मिल सके। तो ये तो था पूरा राइट टू रिपेयर के बारे में। चलिए, so it's time for current oriented one liners, and first news is India to receive third squadron of S-400 air defense missile from Russia next year।
Next is Lozar Festival 2022 is being celebrated on 25th December 2022 to mark the Ladakhi New Year. ठीक है. Next is Pushpa Kamal Dahal Prachanda elected as the Prime Minister of Nepal. 26 December is observed as Veer Bal Divas. Veer Bal Divas aims to mark the martyrdom of Sri Guru Gobind Singh San Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji. Next is PV Sindhu is the only Indian player in the top 25 in Forbes annual list of the highest paid female athlete in the world. So it's a quiz time, and first question is Veer Bal Divas is observed on which date? Next is in which year Atal Bihari Vajpayee was conferred with Bharat Ratna? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. We have entirely dedicated faculty for UPSC and MPPSC both. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.